2006 के बाद से मानो एक ऐसा बदलाव आया कि पॉर्न यूजर्स की पूरी दुनिया ही बदल गई। 2006 में हाई स्पीड इंटरनेट के आने से एक नए क्रिएचर का जन्म हुआ, जो था शॉर्ट पॉर्न क्लिप्स की एक पूरी गैलरी, जहां एक आदमी को कभी न खत्म होने वाली हार्डकोर वीडियो की स्ट्रीम मिल सकती है। इसे ट्यूब साइट भी कहा जाता था, क्योंकि लोग इसमें ट्यूब वीडियो की तरह ही स्ट्रीम करते थे। इतने छोटे छोटे क्लिप्स की भरमार होने की वजह से लोगों के अंदर बेचैनी और बढ़ती गई और उनके क्लिक्स भी बढ़ते चले गए। कई लोगों को इसी ट्यूब साइट की डिस्कवरी के बाद से इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिखाई देना शुरू हो गया था। इसका सीधा सा जवाब ये था कि हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से लोगों के पास क्लिप्स काफी जमा हो गए थे, जिसकी वजह से वो दिन में 2 से ज्यादा बार भी मास्टरबेट कर बैठते थे। लोगों के प्रिमिटिव ब्रेन में ट्यूब साइट ने अपनी एक जगह बना ली थी, क्योंकि इसमें सेक्सुअल नॉवेल्टी मतलब नए सिरे से सेक्स करने का भाव ज्यादा था, और इतने छोटे क्लिप्स होने की वजह से ब्रेन का सर्किट बार बार पॉर्न ढूंढने के लिए बेताब हो जाता था। जहां एक तरफ ऑनलाइन पॉर्न देखना पहले से ही एक बड़ी समस्या थी, तो वहीं दूसरी ओर इसका ओवर कंजम्पशन एक और नई समस्या बन गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर शेरी पैगोटो के मुताबिक एक स्टडी में पाया गया है कि इंसान की जो पॉर्न देखने की भूख है वो वैरायटी के साथ कोरिलेट करती है। इंसान के पास जितनी वैरायटी मौजूद होगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो इन्हें ओवर कंज्यूम करेगा। जैसे लोगों के सामने अगर कंजम्पशन एक और नई समस्या बन गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर शेरी पैगोटो के मुताबिक एक स्टडी में पाया गया है कि इंसान की जो पॉर्न देखने की भूख है वो वैरायटी के साथ कोरिलेट करती है। इंसान के पास जितनी वैरायटी मौजूद होगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो इन्हें ओवर कंज्यूम करेगा। जैसे लोगों के सामने अगर खाने का बुफे लगा हो, तो वो जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा ही खाएंगे, लेकिन अगर लोगों के पास खाने के लिए एक ही चीज है, तो आप वो हद में रहकर खाएंगे। इन्हीं वीडियोस ने लोगों की इमेजिनेशन के लिए भी जगह नहीं छोड़ी, जो वो स्टिल इमेज देखकर किया करते थे। कम से कम इमेजिनेशन करने से इंसान सेक्सुअल फैंटेसी को शुरू से सोचने का आदी था। जिन लोगों ने बहुत ही कम उम्र में ही रोज पॉर्न देखना शुरू कर दिया था, उनके लिए तो एक्सपीरियंस कुछ और ही रहा। जिन लोगों ने बहुत अर्ली स्टेज में पॉर्न देखना शुरू किया था, उन लोगों के लिए पॉर्न सेक्स ही नॉर्मल चीज बन गई थी, ना कि रियल सेक्स। 2010 में गैरी की बीवी ने उन्हें एक सजेशन दिया कि वो एक ऑनलाइन रिसोर्स शुरू करें, जहां वो इस चीज से रिलेटेड बातें लोगों तक पहुंचा सकें। इससे पहले तक उनकी बीवी का सेक्सुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड ऑनलाइन फोरम मर्दों के पॉर्न रिलेटेड प्रॉब्लम से भरा हुआ था। लोग अपनी तरह तरह की समस्या उनकी वाइफ के सामने लेकर आते थे, जैसे उनके पार्टनर के प्रति लेस अट्रैक्शन, सेक्स के दौरान ऑर्गाज्म की कमी, प्रीमेच्योर एजुकेशन आदि। उनकी वाइफ को ऐसा महसूस हुआ कि लेखक को एक ऐसी वेबसाइट इन लोगों को डेडिकेट करनी चाहिए, जहां वो अपनी सेक्सुअल कंडीशन या प्रॉब्लम्स को रख सकें। और यहाँ से शुरू हुआ योर ब्रेन ऑन पॉर्न वेबसाइट का सफर। वेबसाइट बनाने के बाद लेखक को लगा, देखने वाली बात ये होगी कि इससे कितने लोग जुड़ते हैं। लेखक को सबसे ज्यादा अचंभा तब लगा जब उन्होंने देखा कि इस वेबसाइट के जरिए रोज 20,000 यूनिक विजिटर्स हर दिन जुड़ते जा रहे हैं। इनकी वेबसाइट के लिंक को भी वर्ल्ड वाइड शेयर किया गया। इसके बाद ऐसे कई और फोरम अलग अलग नामों से सामने आने लगे, जैसे nofap.com, rebootnation.org, योर ब्रेन रीबैलेंस आदि। इस वेबसाइट की पोस्ट कई बड़े लोगों के वेबसाइट पर भी देखने लगे, फिर चाहे वो बॉडी बिल्डर्स हों, गिटारिस्ट हों या स्पोर्ट्समैन हों। शुरू में तो कई लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सभी सिम्टम्स का दोषी पॉर्न है। कई लोग तो पूरी तरह से हील होने के बाद भी पॉर्न को शक की निगाहों से देखते थे, यहाँ तक कि उन्हें फिर से इंटरनेट पॉर्न देखना पड़ा, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म हो गई है या नहीं। अब आपको कई ऑनलाइन फोरम की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन पहले इस चीज के बारे में कोई भी खुलकर पब्लिकली बात नहीं करना चाहता था। यंगस्टर्स तो डॉक्टर तक को अपनी पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन या पॉर्न एडिक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने से घबराते थे। उन्हें एक अजीब तरह की घुटन, शर्म, गुस्सा, ऑकवर्डनेस फील होता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कि वो इसके बारे में अवेयरनेस ना फैलाकर चुपचाप एक परछाई की तरह पड़े रहें। कई लोगों में तो पॉर्न क्विट करने के बाद भी नींद की कमी, हाथ पैरों का कांपना, डिप्रेशन आदि सिम्टम्स देखे गए हैं। अगर पॉर्न छोड़ने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि उससे जुड़े सिम्टम्स जैसे नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन वापस आ रहे हैं, तो आपका ब्रेन पूरी तरह से पॉर्न से जुड़े रहने के लिए मोटिवेटेड है। कई बार तो लोग पॉर्न देखना छोड़ने के बाद भी कभी कभार इरेक्टाइल डिसफंक्शन महसूस करते हैं।
या उनके अंदर का सेक्सुअल अर्ज खत्म हो जाता है। कई लोगों के लिए ये बहुत भयानक इंसिडेंट होता है कि वो एक सुंदर लड़की को देख रहे हैं और उनके दिमाग में किसी तरीके का भी सेक्सुअल थॉट और इमोशंस आना बंद हो जाते हैं। जब तक लड़कों को परमानेंट इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता के बारे में सावधान नहीं किया जाएगा, तब तक वो इंटरनेट पॉर्न के पीछे भागते रहेंगे। लोगों को कभी कभी इस चीज पर आश्चर्य होता है कि वो जब इम्पोटेंस की हालत में पहुंच जाते हैं तो इससे वापस उभारने के लिए वो पॉर्न की मदद नहीं ले सकते। उन्हें इस परेशानी से नेचुरली निकलना पड़ेगा, जिसके लिए कभी कभी सालों लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि पॉर्न की वजह से जो फ्लैट लाइन की सिचुएशन पैदा हो रही है, क्या ये बायोलॉजी से रिलेटेड है? इसकी पूरी खोज करने के लिए कई रिसर्चर्स ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि उनके प्रिमिटिव ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन से काफी मिलता जुलता है। कई लोगों ने अपनी इस टेम्पररी फ्लैटलाइन की सिचुएशन के बारे में ऑनलाइन भी कई जानकारी शेयर की। एक यूजर ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पीनस में मानो जान ही नहीं है और वो किसी मरी हुई चीज का बोझ लिए सारा समय घूम रहे हों। जैसे जैसे ट्यूब साइट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, कई 19 से 23 साल की उम्र के बच्चों तक ने अपना नाम सेक्सुअल डिसफंक्शन के उन बड़े उम्र के लोगों के साथ जोड़ लिया। 2011 तक आते आते कई लड़के जो अपनी अर्ली 20s में थे, उन्होंने ऐसे कई ऑनलाइन फोरम खोले जो उन्होंने पॉर्न क्विट करने से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को डेडिकेट कर दिया था। इनसे उनकी बिना पॉर्न देखे मास्टरबेशन करने की समस्या थोड़ी कम होती दिखी भी। उनका इस ऑनलाइन फोरम को बनाने के पीछे का मकसद ही अपने ब्रेन को ऐसे रीसेट करना था कि उसे इंटरनेट इरोटिका के ओवर सिमुलेशन से बचाया जा सके। उन्होंने इस अप्रोच को रीबूटिंग नाम दिया। इसी के बाद से कई अंग्रेजी भाषा में ऑनलाइन फोरम बनाए गए। इन फोरम में से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा रेडिट, नोफैप, पॉर्न फ्री आदि। अच्छी बात यह थी कि इन सभी फोरम्स में लड़कियों का खुले हाथों से स्वागत किया जाता था, क्योंकि धीरे धीरे लड़कियों की संख्या में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही थी। कई लड़कियों ने तो रेडिट या नो फैप विमेन के नाम से भी फोरम खोले। धीरे धीरे इस मूवमेंट पर प्रेस वालों की भी नजर पड़ी और 2016 में टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी पॉर्न एंड द ट्रूथ टू विरिलिटी के नाम से एक कवर स्टोरी भी छापी गई। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पॉर्न से जुड़ी कुछ केस स्टडी और रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि इन स्टडीज में कौन कौन सी गलतियां पाई गई हैं और इनमें बाद में क्या सुधार किया गया है या किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को बिना रोक टोक के और आगे बढ़ाया गया। दुनिया भर से हजारों लोगों ने ये कसम खाई कि वो अब ऑनलाइन सेक्स वर्ल्ड स्टिमुलेशन को उनका ब्रेन कंट्रोल करने नहीं देंगे। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि उनकी नजरों में ये एक ऐसा लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ जिसने कई पॉर्न के वेरिएबल्स जैसे वेबकैम एनकाउंटर, इरोटिक लिटरेचर आदि चीजों को कई हद तक हटाकर दम लिया। एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि जब से ऑनलाइन फोरम शुरू हुए हैं, किसी भी फोरम ने अपने पार्टिसिपेंट्स की संख्या किसी के साथ शेयर नहीं की। ये लोग बस पॉर्न छोड़ने के लिए रिसर्चर्स के एक्सपेरिमेंट में अपना योगदान देना चाहते थे। इसके बाद भी कई लोगों ने आगे आकर अपनी इच्छा से बताया कि इन फोरम में ज्यादातर लोग एवरेज एज के होते थे और इनमें से सिर्फ 7% लोग ही धार्मिक कारणों की वजह से पॉर्न छोड़ना चाहते थे। इस डेटा पर पूरी तरह से यकीन नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बताई हुई ज्यादातर बातें कुछ लोगों ने आगे आकर शेयर की हैं, सभी ने नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये बात तो तय है कि इनमें से सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर, रिलेशनशिप से आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के पीछे एक और कारण ये भी था कि इससे जुड़े सब्जेक्ट्स ज्यादातर अपनी खुद की मर्जी से इंटरनेट पॉर्न का यूज करना छोड़ रहे थे। लेकिन फॉर्मल स्टडीज और इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद भी डॉक्टर्स सभी पेशेंट्स में अलग अलग तरह से सुधार देख पा रहे थे। कई फॉर्मल स्टडीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी होती हैं। अगर इन सभी स्टडीज को अच्छे से समझा जाए तो हमें पता चल सकता है कि पॉर्न के साथ कौन कौन से इफेक्ट्स जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी ये स्टडीज आपस में अलग भी होती हैं। जैसे कई साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को एकेडमिक लेवल पे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि पॉर्न से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स का कारण है लोगों की अंडरलाइंग पैथोलॉजी, और इन पैथोलॉजी के ओवर यूज की वजह से इंसान में ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। कई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उन्हें लगता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का कारण है सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन,
और परफॉर्मेंस एंजाइटी वगैरह वगैरह। इन्हीं सब गलत फहमी के चलते कई लोगों का गलत तरीके से इलाज किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी हालत में सुधार तो नहीं आता, लेकिन सुधार की कोशिश जरूर की जाती है। अगर इस चीज के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं रहेगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि किस चीज से सावधान रहना है और किससे नहीं। इन सभी दिक्कतों का रीजन ये भी है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर एकेडमिक रिसर्च काफी धीरे चल रही है और अपने आप में ही सिमटी हुई है, जबकि आज के समय में पोर्नोग्राफी लाइट की तेजी से इवॉल्व होती जा रही है और इसका इफेक्ट भी उतनी ही दूर तक फैल रहा है। पिछले 1 दशक में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ है कि लोगों के पास पोर्न डिलीवरी में भी काफी चेंजेस आए हैं। यंगस्टर्स के हाथ में स्मार्टफोन आना, वर्चुअल पोर्नोग्राफी और स्ट्रीमिंग पोर्नोग्राफी ने पोर्न एडिक्शन के रिस्क्स को और बढ़ा दिया है, लेकिन हम लोग अभी तक आउटडेटेड अजम्पशंस को लिए चल रहे हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस मौके के लिए कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इसके लिए रिसर्चर्स को ऐसे एडिक्टेड सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा जो पोर्न छोड़ना चाहते हैं। रिसर्चर पोर्न से जुड़े इफेक्ट्स के बारे में तभी जान पाएंगे जब हम पोर्न को हटाने में कामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि इन बातों पे सिर्फ 6 ही एकेडमिक स्टडीज आज तक की गई हैं, जिनमें पोर्न को एलिमिनेट करने की बात रखी गई थी। ऐसी ही एक रिसर्च 2015 में कंडक्ट की गई थी, जिसमें रिसर्चर्स ने अपने सभी सब्जेक्ट्स को समान रूप से 2 दलों में बांट दिया था। आधे लोगों को 30 दिनों तक अपना पसंदीदा खाना खाने से रोका गया था और बाकी आधे लोगों को 30 दिनों तक पोर्न देखने से रोका गया था। 30 दिन बाद ये देखा गया कि जिन लोगों को पोर्न देखने से रोका गया था, उन लोगों की अपने सेक्सुअल अर्ज को तुरंत संतुष्ट करने की इच्छा में गिरावट देखी गई थी। 2012 में की गई स्टडी के मुताबिक ये पाया गया कि जो पोर्न यूजर्स 3 हफ्तों के लिए अपने आप को पोर्न से दूर रखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स में आपसी रिलेशनशिप में सुधार देखा गया है। इन दोनों रिसर्च से ये पता चला कि हर इंसान की रिकवरी का तरीका और समय अलग हो सकता है। किसी को 30 दिन लग सकते हैं तो किसी को 3 हफ्ते। एक इजरायली केस स्टडी में पाया गया कि एक आदमी जो अपने पार्टनर के प्रति लो सेक्सुअल डिजायर से गुजर रहा था, ट्रीटमेंट की तलाश में इस इजरायली डॉक्टर के पास गया था। उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर 6 हफ्तों तक पोर्न और मास्टरबेशन से दूर रहने को कहा गया। तकरीबन 8 महीने बाद उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार देखा गया और उसकी कैजुअल सेक्स को लेकर डिजायर में भी वृद्धि देखी गई। 2016 में एक यूएस नेवी डॉक्टर ने अपने 3 पेशेंट की रिपोर्ट शेयर करते हुए बताया कि उन तीनों में से 2 लोगों ने पोर्न देखना छोड़कर सेक्सुअल डिस्फंक्शन से छुटकारा पाया, लेकिन तीसरा इंसान पोर्न यूज करना नहीं छोड़ पाया। उसी साल एक फ्रेंच साइकाइट्रिस्ट ने अपने 35 मरीजों की रिपोर्ट्स शेयर की जो अपनी पोर्न देखने की आदत की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और एनऑर्गाज्मिया से जूझ रहे थे। इस साइकाइट्रिस्ट ने अपने पेशेंट को ऐसी हैबिट सिखाई जिससे वो ये भूल सके कि पोर्न देखने वक्त मास्टरबेशन कैसे किया जाता है। ये तकरीबन 35 में से 19 लोगों के काम आई। 3 लोगों की हालत में सुधार देखा गया और बाकी 13 लोगों ने ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ दिया। आखिरकार 2016 में एक यूरोपियन रिसर्चर ने इस मुद्दे पर अपनी एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया है कि एक लंबे समय तक पोर्न और मास्टरबेशन से संन्यास लेने से क्या फायदा हो सकता है। इनमें से कुछ फायदे इस प्रकार हैं। पहला, सेक्सुअल रिवॉर्ड को जल्द से जल्द पाने की चाह में गिरावट। दूसरा, लोगों को और रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, लोगों को सोशल बनाने में मदद करता है। इन सभी रिसर्च के बावजूद भी रिसर्चर्स आम जनता को ये समझाने में काफी देर करते हैं कि पोर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा हावी हो सकती हैं, जैसे एडोलेसेंट्स या सिंगल पोर्न यूजर्स। 2017 में की गई एक एडिक्शन रेट स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि कॉलेज के 10.3% बच्चे साइबर सेक्स से एडिक्टेड हैं। कॉलेज में हर 5 लड़कों में 1 लड़का एडिक्ट पाया जाता है और हर 20 लड़कियों में से 1 लड़की एडिक्ट मिलती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मदद की जरूरत इन यंगस्टर्स को काफी है, लेकिन लड़कों के ऊपर इसका खतरा ज्यादा बना हुआ है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत छोटी उम्र से ही पोर्न का इस्तेमाल करते हैं, उनको सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन और वीक इरेक्शन के बीच का डिफरेंस ही समझ नहीं आता है। इन सब के बावजूद कई लोगों के लिए पोर्न एक समस्या नहीं बल्कि अच्छी फीलिंग का जरिया है। एविडेंस की कमी होने के बावजूद भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि बीच बीच में मास्टरबेशन करते रहने से उन्हें कैंसर से सुरक्षा मिलेगी। कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि अगर वो पोर्न के एंड में मास्टरबेट करते हैं तो उनके स्वास्थ्य के साथ सब कुछ सही है।
एविडेंस की कमी होने की वजह से कभी कभी पॉर्न यूजर्स को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि उनकी बिगड़ती सेहत का कारण उनका पॉर्न एडिक्शन है। आजकल के पॉर्न यूजर्स का ज्यादातर रेगुलर इलाज किया जाता है और उन्हें सोशल एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ मोटिवेशन और दूसरे कंडीशन से जुड़ी समस्याओं का ट्रीटमेंट दिया जाता है। कभी कभी तो उनसे ये तक कह दिया जाता है कि उनकी समस्या का प्रॉब्लम है उनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड एंजाइटी, जो उन्हें क्लाइमैक्स तक पहुंचने ही नहीं देती। दोस्तों, इन्हीं सब गलत धारणाओं की वजह से कई लोग अपने आप को दोषी समझने लगते हैं। कई लोगों को लगने लगता है कि वो कभी सेक्स नहीं कर पाएंगे और कई लोग अपने आप को सरकार के सामने गुनहगार भी पाते हैं। एक रिसर्च के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पाया गया कि ज्यादातर इंटरनेट पॉर्न एडिक्शन सेल्फ हार्म का खतरा लोगों में और बढ़ा देती है। ये लोग कई तरह से अपने आप को हार्म कर सकते हैं।